पापा आज मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था जिसमें ऐसे ही दिखा रहा था कि सूरज के आसपास प्लेनेट ऐसे रिवॉल्व करते हैं। लेकिन मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, जब मैं ऐसे पत्थर को ना रस्सी से बांध के घुमाता हूँ ऐसा ऐसा, वो तो घूमता है क्योंकि वो रस्सी से बंधा होता है, और जैसी रस्सी कट या टूट गया तो निकल जाएगा, तो गोल गोल नहीं घूमता है। लेकिन यहाँ तो लोग ना गिर रहे हैं ना कहीं निकल रहे हैं, बस बिना कोई रस्सी के गोल गोल घूम रहे हैं। गुड क्वेश्चन ड्यूड। इसे समझने के लिए हमें ग्रेविटेशन को समझना होगा। और तुम्हें पता है, यहाँ तक कि खाली प्लैनेट्स नहीं, पूरी की पूरी गैलेक्सी रिवॉल्व कर रही है ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। और अच्छा एक बात बताओ ड्यूड, अगर मैं तुम्हारे हाथ पर ऐसे नीचे की तरफ फोर्स लगाता हूँ, तुम्हें फील होता है ना? हाँ, मुझे ताकत लगाना पड़ता है एक ही जगह रखने के लिए फिर। अच्छा, और अगर ये बॉल रख दूं तुम्हारे हाथ पे तो? फिर भी ताकत लगाना पड़ेगा बाबा हो तो। ओके, और जब डंबल रख दे तो? बहुत ताकत लगाना पड़ेगा बाबा फिर तो। ओके, एक बात बताओ, जब मैं तुम्हारे हाथ पर यूं नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा था तो तुम्हें फील हो रहा था, लेकिन जैसे ये डंबल है और बॉल है तो इनको कौन खींच रहा है नीचे की तरफ? ये तुम्हारे हाथ पर क्यों फोर्स लगा रहे हैं? ऐसा तो कभी सोचा नहीं बाबा, मेरे को क्या लगता था बस वजन है करके इसीलिए ताकत लग रहा है। नहीं ड्यूड, यही तो सोचना है अब हमें। और जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ नीचे गिर जाता है, इसका मतलब हाँ बाबा कुछ तो खींच रहा है ना बॉल को, तभी तो नीचे गिर रहा है। तुम उसको न्यूटन के लॉ से भी देखो ना, यहाँ पर अगर बॉल है और अगर अभी ये रेस्ट पर है और ये मोशन में आ गई, इसका मतलब कोई तो अनबैलेंस फोर्स है ना इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करने के लिए। हाँ, कोई तो खींच रहा है उसको। यस ड्यूड। कौन है बाबा? रस्सी उस्सी तो लगा नहीं है। यही जो बॉल को नीचे खींच रही है ना, यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है प्लैनेट्स को रिवॉल्व कराने के लिए सन के अराउंड, और गैलेक्सी को भी रिवॉल्व कराने के लिए ड्यूड। ये तो बहुत खतरनाक है बाबा, प्लैनेट में भी है ये फोर्स। यस ड्यूड। तुम्हें पता है ड्यूड, जैसे तुम कंफ्यूज थे ना कि प्लैनेट्स को कौन रिवॉल्व करा रहा है सन के अराउंड, यहाँ तो कोई रस्सी भी नहीं है, सिमिलरली गैलेक्सी कैसे रिवॉल्व हो रही है, तो सारे साइंटिस्ट भी 1500 तक सब कंफ्यूज थे कि क्या है ये, कौन रिस्पॉन्सिबल है इनको रिवॉल्व कराने के लिए। यहाँ तक कि साइंटिस्ट लोग उल्टा सोचते थे कि सन रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड। वो तो भला हो कोपरनिकस जी का, जो 1540s में जिन्होंने बताया कि अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, लेकिन इनको भी फोर्स की क्लैरिटी नहीं थी कि कौन रिस्पॉन्सिबल है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व कराने के लिए। अब आए केपलर और ब्राहे भैया, इन्होंने प्लैनेट्स का मोशन अराउंड द सन को स्टडी किया, अच्छे से ऑब्जर्व किया और काफी सारे लॉज लिखे। केपलर ने तो 3 लॉज दिए जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ था कौन सी फोर्स रेस्पॉन्सिबल है कि जिसके कारण सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड। और 1610 में गैलीलियो भैया ने ये ऑब्जर्व किया अपने खुद के बनाए टेलीस्कोप से कि जुपिटर के भी मून है, यानी कि मून रिवॉल्व करता है जुपिटर के अराउंड। और फाइनली हमारे बॉस आ गए न्यूटन भैया, जो काफी दिनों से इन सब चीजों पर ऑब्जर्व कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, सारे साइंटिस्ट के रिसर्चेस को एनालाइज कर रहे थे, और फाइनली उन्होंने बताया कि इन सब चीजों के पीछे एक फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ही फोर्स रेस्पॉन्सिबल है जो कि प्लैनेट्स को सन के अराउंड रिवॉल्व करा रहा है। यहाँ तक कि एप्पल अगर गिर रहा है तो वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही गिर रहा है, और 2 ऑब्जेक्ट के बीच में भी ये फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करती है ड्यूड। ओके बाबा, अब मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। ऐसा क्या फोर्स है ये? इसका कुछ प्रूफ दे सकते हो क्या है ये? हाँ ड्यूड, समझते हैं। तो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। उसने बताया एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास। एग्जांपल से बताओ बाबा। देखो ड्यूड, ये 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास कैपिटल एम है और एक का मास स्मॉल एम है। तो यूनिवर्सल लॉ के स्टेटमेंट का जो पहला पार्ट था उसमें ये कहा गया है जो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि m इंटू स्मॉल m। ओके बाबा। और जो सेकेंड पार्ट था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, वो ये कहता है ये जो फोर्स है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर ऑफ मास। ओके, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ ड्यूड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। और जब भी ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव होता है तो वहाँ पर एक आ जाता है कांस्टेंट, और यहाँ पर उसको हम लिखते हैं कैपिटल G से ड्यूड। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का।
तो यहाँ पर मीनिंग क्या है इसको अब समझते हैं। फोर्स इक्वल्स टू कैपिटल जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ टू ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। अब देखो ये ऑब्जेक्ट जो कैपिटल एम है, तुम मुझे बताओ स्मॉल एम इस पर किस तरफ फोर्स लगाएगा? अपने तरफ खींचेगा उसको। ओके, कुछ इस प्रकार। और कैपिटल एम स्मॉल एम को किस तरफ पुल करेगा? वो अपने तरफ खींचेगा। ओके, तो तुम देख सकते हो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है इन दोनों के सेंटर को जोड़ते हुए जो लाइन है ना ड्यूड, उसी के अलोंग है। समझ गया बाबा। ठीक है ड्यूड। अच्छा बाबा, यहाँ भी जी का वैल्यू 1 है क्या? नहीं ड्यूड, यहाँ पर जी की वैल्यू एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से निकाली गई थी और उसकी वैल्यू कुछ लगभग ऐसी आती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ओके, इसको तो बहुत छोटा है। हाँ ड्यूड, तुम देख सकते हो 10⁻11 है, ये वैल्यू बहुत छोटी होती है। इसी के कारण ड्यूड दो स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में ये फोर्स की वैल्यू इतनी कम आएगी कि हम फील नहीं कर पाएंगे जनरली। ड्यूड, जो न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया ना, उसके हेल्प से अब हम काफी चीजें एक्सप्लेन कर पा रहे हैं जो कि हम पहले एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे, जैसे कि मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, टाइड्स क्यों आती है, जैसे कि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून एंड सन के कारण आती है टाइड्स। हमें यह भी पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही क्यों गिरता है, जब भी हम जैसे कि ऊपर फेंकते हैं किसी चीज को, वो नीचे की तरफ ही क्यों आता है, ये भी एक्सप्लेन हो पाया। और तुम सोचो, अगर न्यूटन ने ये लॉ नहीं दिया होता तो क्या हम कभी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो लॉन्च करते हैं वो कर पाते? क्या हम कभी दूसरे प्लैनेट पे जा पाते? क्योंकि हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का आइडिया लग गया, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका। तुम समझो इस चीज को। सही बात है बाबा। अच्छा ड्यूड, चलो एक कैलकुलेशन करके बताओ मुझे। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस आ रहा है, अगर मैं डिस्टेंस डबल कर दूं तो ग्रेविटेशन फोर्स में क्या इफेक्ट आएगा? ओके, ये मजा आता है बाबा ये सब करने में। तो यहाँ फोर्स लगेगा जी और मास है m इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसमें जो फोर्स लग रहा है उसको एफ डैश लिख देते हैं इधर, ठीक है? तो एफ डैश हो जाएगा जी और ये m इंटू स्मॉल m। अब ये 2r है तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4r स्क्वायर। हाँ, नीचे 4r स्क्वायर। अब देखो बाबा, ये जो जी m बाई आर स्क्वायर है वो तो f ही है, तो f डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? f डैश इक्वल टू हो जाएगा f बाई 4, मतलब 4 गुना फोर्स घट जाएगा अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो बाबा। यस ड्यूड, और तुमने ये नहीं पूछा कि कैपिटल जी यहाँ भी सेम क्यों लिया हमने? क्योंकि वो तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है ना। यस ड्यूड, ये हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा कहीं पर भी जाओ। तो ड्यूड, इस केस में बताओ, यहाँ पर हमने डिस्टेंस भी ट्रिपल कर दिया और एक ऑब्जेक्ट का मास भी ट्रिपल कर दिया है। अब बताओ ग्रेविटेशन फोर्स में क्या चेंज आएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं ना। यहाँ पे है m इंटू एम बाई आर स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा f डैश इक्वल टू जी। यहाँ 3m है और वहाँ पे m है, तो नीचे 3r का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो g 3m नीचे 9r का स्क्वायर हो जाएगा, तो 9 और 3 कट जाएगा, नीचे 3 बचेगा, तो gmm बाई 3r स्क्वायर और gmm बाई r स्क्वायर तो f है, तो f डैश इक्वल टू f बाई 3 आ गया। वेरी गुड ड्यूड। बाबा लेकिन एक परेशानी है, पता है, मैं ऐसे ही सवाल सॉल्व कर करके परेशान हो गया हूँ। बुक में भी ऐसे ही सब जगह, लेकिन आप कुछ अपने स्टाइल में एकदम सरल सा करके बताओ। जैसे ये जुपिटर है, ये अर्थ है, दोनों का मास दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, दोनों के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है निकाल के बताओ अपने स्टाइल में। तो ठीक है ड्यूड, अब हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं जुपिटर और अर्थ के बीच में। ध्यान रखना एक बात का ड्यूड, हमें यहाँ पर सारी यूनिट्स को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि देखो, मास का केजी है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में दिया हुआ है, तो अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो फोर्स इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 kg इंटू मास ऑफ जुपिटर जो कि है 1.9 इंटू 10⁻27 kg डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर है हमारा 730 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। इसको मीटर में बदल लेते हैं तो 10⁻3 मीटर से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा, ये हो रहा है इसका स्क्वायर। अब देखो ड्यूड, यहीं पर तुम फंसते होगे कि अरे यार यहाँ पे 10 की पावर, यहाँ पे कहीं 6 कहीं 1.9।
इसको एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ ड्यूड तुमको। तुम्हें क्या करना है ड्यूड, तुम्हें जो भी नॉर्मल नंबर्स दिख रहे हैं ना उनको एक साइड ले जाना है। जैसे कि देखो 6.67 इंटू 6 इंटू 1.9। अब डिनोमिनेटर में भी चेक करो क्या क्या आएगा। डिनोमिनेटर में आएगा 73 का होल स्क्वायर। ओके ठीक है। ओके। और 10 के सारे एक्सपोनेंट्स को एक साइड ले जाना है। जैसे कि 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 27। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा ड्यूड? 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3 और 10 इधर भी है इंटू 10, सबका होल स्क्वायर कर देंगे तो 10 टू द पावर 20 आएगा ड्यूड नीचे। ओके। अरे यार ये 10 टू द पावर 20 कैसे आया? देखो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 3 है, तो ये ऐसा आएगा 10 इंटू 10 की पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 3। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 1 प्लस 6 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10। ओके। ओके। और इसका पूरे का स्क्वायर है, हमें तो पता है a की पावर p की पावर q इक्वल टू a की पावर, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 20। ओके ठीक है। ठीक है। तो ड्यूड अगर हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 1.42 इंटू 10 टू द पावर -2। अब तो 10 की पावर एक्सपोनेंट थी ना उसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 10 टू द पावर -11 प्लस 10 टू द पावर 24 प्लस 10 टू द पावर 27 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 20। चलो फटाफट बताओ डूड क्या आएगा इसका वैल्यू। तो ये आ जाएगा 1.42 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 10 टू द पावर 40 डिवाइड बाय 10 टू द पावर 20। अब बताओ क्या होगा ये। तो ये आ गया 20। तो फाइनल आंसर हो गया 1.42 इंटू 10 टू द पावर 18। और यूनिट क्या होगी डूड? न्यूटन। तो देख सकते हो हमने फोर्स कैलकुलेट कर दिया। अब इससे ज्यादा स्टेप वाइज और कहाँ मिलेगा ड्यूड तुमको। ठीक है ड्यूड, अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि प्लैनेट्स क्यों सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जबकि रस्सी भी नहीं है बीच में। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। बाबा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, आप बोल रहे थे कि जो अर्थ है और दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है लेकिन वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, मैंने देखा। लेकिन यहाँ ऐसे घूम घूम के टकरा क्यों नहीं जा रहा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो दोनों पे? गुड क्वेश्चन। इसको समझने के लिए पहले हमें पढ़ना पड़ेगा फ्री फॉल एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ड्यूड, अब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं। फ्री फॉल मींस फॉलिंग अंडर ओनली द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। जैसा कि हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट पर बहुत सारी फोर्सेस लग सकती है, लेकिन जब उस ऑब्जेक्ट पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रहा होगा उस कंडीशन को हम फ्री फॉल कहते हैं। जैसे कि अगर एक स्टोन को तुम एक टॉप ऑफ द बिल्डिंग से रिलीज करो तो वो गिरेगा। अगर मैं इमेजिन कर लूं यहाँ पे एयर नहीं है तो इस स्टोन पे लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होगा और उसका मोशन फ्री फॉल कहलाएगा। ओके। ये एक टॉय एलिफेंट है और यहाँ पर हमने एज्यूम किया कि कोई एयर नहीं है, तो ये जो अब गिरेगा ना तो इसका मोशन फ्री फॉल होगा क्योंकि इस पर लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है। ड्यूड तो मुझे एक बात बताओ, तो फिर पैराशूट से जो हम जंप करते हैं क्या वो फ्री फॉल है? अच्छा यहाँ नो एयर लिखा है ना, वहाँ तो एयर प्रेजेंट रहता है ना बाबा, तो फ्री फॉल नहीं होगा। हाँ ड्यूड, एयर प्रेजेंट होता है और इसी के कारण तो पैराशूट हमारा स्पीड को धीरे धीरे डिक्रीज करता रहता है ताकि हम सेफली लैंड करें, तो वो एक फ्री फॉल मोशन नहीं है। ओके बाबा, समझ गया। तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तुम्हें विश्वास ही नहीं होगा। नासा का स्पेस स्टेशन भी फ्री फॉल कर रहा है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के कारण। ये तो यहाँ मैंने पढ़ा है जीरो ग्रेविटी होता है, आप बोल रहे हो फ्री फॉल होता है, ये क्या है? नहीं ड्यूड, ये एक तो मिस्ट्री है, तुम्हें क्वेश्चंस में भी मिलेगी। एक्चुअली में जो नासा का स्पेस स्टेशन है ना, बस अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर के आसपास ही दूर होता है और वहां पर ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है और ये जो स्पेस स्टेशन है वो फ्री फॉल कर रहा है। लेकिन टकरा क्यों नहीं रहा है ये हम एंड में समझेंगे। कुछ ऐसा फील होता है एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन के अंदर जैसे कि वो तैर रहे हैं। ये तो पूरा फ्लोट कर रहा है बाबा, इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर। नहीं ड्यूड, ऐसा नहीं है। इस चीज को हम अर्थ में भी फील कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो,
अगर तुमको एक बॉक्स में बंद कर दूं और तुमको अर्थ के प्रेजेंस में रिलीज कर दिया जाए, ओनली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ लग रहा है, तो भी तुम्हें कुछ ऐसा ही फील होगा ड्यूड। देखो, तुम महसूस कर पाओगे अपने आप को तैरता हुआ, जैसे कि फ्लोट कर रहे हो, जैसा स्पेस स्टेशन में हो रहा था ड्यूड। ओके, ये क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीजन हम वेट जब पढ़ेंगे तो हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है बाबा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ड्यूड। ये जो फ्लेम है ना, फ्लेम का शेप नासा के स्पेस स्टेशन में कुछ स्फेरिकल सा दिखता है, ना कि इलोंगेटेड जो अर्थ में दिखता है। इसको भी हम सिमुलेट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अगर हम एक कंटेनर में कैंडल रख कर इसको फ्री फॉल होने देना, तो इसका भी शेप थोड़ा स्फेरिकल हो जाता है ड्यूड। सच्ची बाबा? यस ड्यूड। तो ठीक है ड्यूड, फ्री फॉल का बेसिक्स हमने समझ लिया। अब हम पढ़ते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। भाई अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? कभी ग्रेविटी होता है, कभी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, ये क्या है ये सब? देखो ड्यूड, ग्रेविटेशनल फोर्स एक जनरल वर्ड है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें पता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग उसके बीच में एक फोर्स लगता है जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। जब एक ऑब्जेक्ट और एक प्लैनेट जैसे कि अर्थ की बात होती है ना, तब इस फोर्स को हम ग्रेविटी कहते हैं। और हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कि एक्सीलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का फोर्स अपॉन मास होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और अर्थ इस पर फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी जिसको कहते हैं, तो इसका एक एक्सीलरेशन होगा इस छोटे से ऑब्जेक्ट स्मॉल एम का। उस एक्सीलरेशन को हम कहेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, समझे? ओके बाबा, अब समझ। और मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ ड्यूड। इस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है ना, वो कांस्टेंट होती है नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उसका मास क्या है ड्यूड। ये तो विश्वास नहीं हो रहा बाबा, ऐसा थोड़ी होता है। सेम एक्सेलरेशन रहता तो सब सेम ही स्पीड से गिरते ना फिर अर्थ सरफेस में। तो ठीक है ड्यूड, तुमको मैं विश्वास दिलाने के लिए डेरिवेशन ही कर देता हूँ। तो अब मुझे बताओ, पहले एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है स्मॉल एम, और ये हमारा प्यारा अर्थ जिसका मास है कैपिटल एम और रेडियस है कैपिटल आर, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ सरफेस से h हाइट पर है। तो ड्यूड, तुम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग इस ऑब्जेक्ट m और अर्थ के बीच में लगने वाला फोर्स बताओ कितना आएगा। ओके, तो कैपिटल G अर्थ का मास, कैपिटल M ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। नहीं ड्यूड, हमें तो दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस देखना है ना, तो वो कितना है इस केस में? अच्छा, h प्लस r का होल स्क्वायर। ओके ड्यूड, ठीक है। और हमें तो पता है एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, यानी कि इस स्मॉल m का जो ऑब्जेक्ट है इसका एक्सीलरेशन आएगा इस पे लगने वाला फोर्स डिवाइड बाय इसका मास। ओके ओके, तो वो यहाँ से आ जाएगा कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M डिवाइड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइड बाय स्मॉल m। तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल G कैपिटल M r प्लस h स्क्वायर, और इसी a को हम g से लिखते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिखाने के लिए। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया जनरल फॉर्मूला कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट पर है तो उस पर एक्सीलरेशन कितना लगेगा। और तुम देख सकते हो ड्यूड, यहाँ पर मास ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है हमें, ये सिर्फ और सिर्फ कैपिटल G मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, और वो कितने हाइट पर है सरफेस ऑफ अर्थ से, सिर्फ उस पर डिपेंड कर रहा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर h 0 होगा इसका मतलब कि वो सरफेस ऑफ अर्थ पे है। हाँ, तो तब g की वैल्यू कितनी आ रही है? तब तो आ जाएगा gm बाय r स्क्वायर। ओके, और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, g की वैल्यू आ गई कैपिटल G कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। कैपिटल G होता है ड्यूड मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, और रेडियस ऑफ अर्थ लगभग होता है 6400 किलोमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसा यूनिट हो जाएगी हमारी, और इसका स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करने पे ड्यूड ये वैल्यू लगभग आएगी 9.8, और यूनिट क्या आएगा ड्यूड? यूनिट तो आएगा वही जो एक्सेलरेशन का होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके ड्यूड, तो तुम देख सकते हो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी और एट द सरफेस ऑफ द अर्थ एक कांस्टेंट वैल्यू है इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, समझे? ओके यार, लेकिन कांस्टेंट तो आ रहा है मैथमेटिकली तो चलो ठीक है, लेकिन जब मैं फेदर और स्टोन को गिराऊंगा तो अलग अलग टाइम में गिरते हैं, तब तो रियल लाइफ में रॉन्ग हो गया ना बाबा। ठीक कह रहे हो ड्यूड, फेदर लेट से गिरता है कंपेयर टू स्टोन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनका एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला कॉन्सेप्ट ही हमने गलत पढ़ लिया। नहीं ड्यूड, देखो फेदर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है, इसके कारण इस पर
ऊपर की तरफ लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स जिसको हम एयर रेसिस्टेंस बोलते हैं वो ज्यादा होता है और इसके ही कारण वो स्लोली गिरता है, समझे? ओके बाबा, मतलब इसमें एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू स्टोन। यस ड्यूड, और हमें तो पता ही है ना कि एयर रेसिस्टेंस कह लो या फ्रिक्शन कह लो, वो तो मोशन को अपोज करता है, इसीलिए ये धीरे धीरे गिरेगा। ओके, समझ गया बाबा। अब बताओ मुझे, अगर वैक्यूम हो, एयर हो ही ना, तब क्या होगा? तब तो दोनों सेम टाइम में गिरने चाहिए ना बाबा? यस ड्यूड, देख सकते हो तुम। अब बताओ, अब मैंने फेदर को बाहर रखा है यानी एयर में रखा है और एक फेदर को वैक्यूम में रखा है और दोनों को सेम हाइट से रिलीज कर रहा हूँ, तब बताओ क्या होगा? तो वैक्यूम वाला जल्दी गिर जाएगा, एयर वाला लेट से गिरेगा क्योंकि उसमें एयर रेजिस्टेंस लग रहा है। वेरी गुड ड्यूड। अब बताओ, इसको अगर मून पे ले जाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए तो क्या होगा ड्यूड? वहाँ तो एयर नहीं होता है ना, तो दोनों सेम टाइम पे गिरेंगे। बहुत समझदार हो गए हो ड्यूड तुम। और ध्यान रखना, यहाँ पर सेम हाइट से रिलीज करे तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ओके। तो ड्यूड, अब समझ आया क्यों नासा का स्पेस स्टेशन अर्थ से नहीं टकराता है और मून भी अर्थ पे नहीं गिर रहा है? नहीं बाबा, अभी भी उतना समझ नहीं आया मुझे। अरे यार ड्यूड, क्रिकेट खेलते हो? हाँ। तो ये बताओ, जब तुम एक बॉल फेंकते हो तो क्या होता है? वो थोड़ा दूर ऐसे जाता है, अर्थ सरफेस में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटी होता है ना बाबा, वो खींचता है अपने तरफ सब ऑब्जेक्ट को। तो ये बताओ ड्यूड, क्या हम बॉल के मोशन को फ्री फॉल कह सकते हैं? हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दे तो फ्री फॉल ही तो है ये। वेरी गुड ड्यूड। अच्छा, अब जब और तेज से हम बॉल फेंकते तो क्या होगा ड्यूड? वो और दूर जाके गिरेगा बाबा, ऐसा कुछ। अच्छा, लेकिन अल्टीमेटली गिर ही रहा है ना वापस से। हाँ, तो ग्रेविटी हो तो गिरेगा ही ना बाबा। अच्छा ड्यूड, अब इसको कैनन के हेल्प से समझते हैं ड्यूड। देखो, जैसे हम अब कैनन से इस बॉल को रिलीज करेंगे तो थोड़ी देर बाद जाके गिर गया क्योंकि ग्रेविटी था। हाँ। और अगर हम स्पीड बढ़ा दें तो क्या होगा ड्यूड? वो और दूर जाके गिरेगा बाबा। तो कुछ यहाँ से प्रेडिक्ट कर पा रहे हो, जैसे जैसे हम स्पीड बढ़ाते जाएंगे तो वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरेगा, है ना? हाँ बाबा, जैसे जैसे स्पीड बढ़ा रहे हो और दूर जाके गिरते जा रहा है वो तो। अच्छा, क्या स्पीड बढ़ाने से ग्रेविटी कम हो गई थी? नहीं, लेकिन क्या हो रहा था कि ग्रेविटी तो हर पॉइंट पे अभी भी उसे पुल कर रही थी, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा था, है ना? हाँ। तो अब और अगर हम स्पीड बढ़ाएं तो देखो क्या होगा अल्टीमेटली। देख रहे हो, ये तो गिर ही नहीं रहा बाबा, अब गोल गोल घूम रहा है। गोल गोल घूम रहा है, लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं कि अब ग्रेविटी नहीं लगे। ग्रेविटी हर पॉइंट पर इसको अपने ही सेंटर की तरफ पुल कर रही है ड्यूड। अभी भी ये फ्री फॉल ही कर रहा है। फॉल का मीनिंग ऐसे मत समझो कि कोई चीज अर्थ से टकरा जाएगी, नहीं। फ्री फॉल का मीनिंग है ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, समझे? अच्छा, इसका वेलोसिटी इतना है कि वो मतलब जाते भी जा रहे हैं लेकिन अर्थ खींचने का भी कोशिश कर रहा है और खींच नहीं पा रहा है वो। अर्थ हर पॉइंट पर इसको अपनी तरफ ही पुल कर रहा है डूड, लेकिन स्पीड होने का नहीं, गिर नहीं रहा है, समझे? ओके बाबा, समझ गया। तो सिमिलरली डूड, कुछ ऐसा ही मून के साथ हो रहा है डूड। वो हर पॉइंट पर एक तरफ से देखे तो फ्री फॉल ही कर रहा है, लेकिन उसकी स्पीड है इसलिए वो टकरा नहीं रहा, या कह लो अर्थ से आकर गिर नहीं जा रहा, समझे? अच्छा बाबा, इसका मतलब जो नासा का स्पेस स्टेशन है उसका स्पीड कम कर देंगे तो गिर जाएगा अर्थ में? हाँ ड्यूड, टकरा ही जाएगा ना। ओके। तो अब हम फाइनल पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हैं ड्यूड कि फ्री फॉल कंडीशन में हमें पता है एफ नेट होता है, एफ ग्रेविटेशन ओनली, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट आती है नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हमने देखा कि इंडिपेंडेंट होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से। उसका फॉर्मूला ये होता है ड्यूड, तुमको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट नहीं होती है क्योंकि अर्थ का शेप एक जॉइड की तरह होता है, जिसको तुम ओवल भी कह सकते हो, और उसके कारण उसका रेडियस कहीं कम कहीं ज्यादा होता है। जैसे कि पोल पर उसका रेडियस कम होता है और इक्वेटर पर उसका रेडियस ज्यादा होता है। Trend: the value of g decreases. Reason: gravitational acceleration decreases with height as g is inversely proportional to the square of the distance from the center of the Earth. Trend: g at poles is greater than g at equator. The Earth is an oblate spheroid, flattened at the poles and bulging at the equator. This means the distance from the center of the Earth to the surface is shorter at the poles, R pole, and longer at the equator, R equator. Since g is inversely proportional to the square of the distance from the Earth's center, at the poles, R pole is smaller, leading to a higher g. At the equator, R equator is larger, leading to a lower g. Trend: the value of g decreases as we go inside the Earth. Reason:
As we go deeper, the gravitational force is determined by the mass enclosed within that radius. The value of g decreases linearly with depth and becomes 0 at the center. Trend. The value of g is 0 at the center. बाबा पता है, मैं एवेंजर का एनिमेटेड कार्टून देख रहा था और वो अल्ट्रॉन आता है, बुर्ज खलीफा के ऊपर मिसाइल रिलीज कर देता है इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन वहीं पे हमारा प्यारा हल्क आता है, जोर से कूदता है बचाने के लिए सबको, और पता नहीं वो पकड़ पाएगा कि नहीं। उसी टाइम मेरा एपिसोड खत्म हो जाता है और मैं एकदम एक्साइटेड हूँ जानने के लिए बुर्ज खलीफा बचा या डिस्ट्रॉय हो गया। ठीक है ड्यूड, वो तो हम कैलकुलेट कर ही बता देंगे कि बचा या डिस्ट्रॉय हो गया। इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी। ओके, ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर जल्दी बताओ मुझे। पहले तुम ये बताओ कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होती है? 9.8। 9.8, और ये कांस्टेंट है ड्यूड। हाँ, ये तो पढ़ा ही था। अच्छा, तो तुमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़े होंगे ड्यूड मोशन चैप्टर में। हाँ, ये भी याद है मुझे अच्छे से। वो कब वैलिड है ये तीनों इक्वेशंस ड्यूड? ये तो याद नहीं आ रहा है बाबा। जब एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म होगा, यानी कि हाँ, याद आ गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब ये तीनों इक्वेशन वैलिड होते हैं। अच्छा, तो अगर ग्रेविटी के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट गिर रही है तो वो भी तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का केस है ड्यूड। करेक्ट। तो इसका मतलब ये तीनों इक्वेशंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए के बदले हमने जी से रिप्लेस कर दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझ गया। तो हमारा पहला इक्वेशन बन गया v इक्वल टू यू प्लस जी टी, एक और बन गया s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और एक और इक्वेशन मिल गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। अच्छा, लेकिन ये तो ठीक है, अपन इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते थे, गाड़ी रुक रहा है, कभी स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन कैसे लेंगे बाबा? ये तो ऊपर नीचे कभी फॉल कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इसमें तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। आराम से इसको क्लियर करते हैं ड्यूड। देखो, पहले तो तुम्हें यह समझना पड़ेगा, जब भी हम ऐसा कहते हैं ना किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया इस हाइट से, इसका मतलब होता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 0, समझे? ओके। साइन कन्वेंशन में कुछ भी नया नहीं है ड्यूड। तुम्हें क्या ध्यान रखना है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अपने मन मुताबिक तुम कोई भी साइन ले सकते हो। जैसे कि देखो, ये है हमारी वर्टिकल लाइन। ओके, तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव ले लो, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, या फिर तुम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो और अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। ठीक है? अच्छा, इसे गलत नहीं आएगा आंसर वगैरह? नहीं ड्यूड, अगर तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम तरीके से साइन कन्वेंशन को फॉलो करेंगे तो कभी गलत आंसर नहीं आएगा। ओके। लेकिन ध्यान रखना, सेम क्वेश्चन के अंदर दो अलग तरीके का साइन कन्वेंशन यूज मत कर लेना, समझे? ठीक है बाबा, ख्याल रखो। ठीक है ड्यूड, अब तुम्हारी मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। तो हमारा साइन कन्वेंशन है, ऊपर की डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव लिया है और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव। ठीक है, तो तुम पहले अल्ट्रॉन की मिसाइल का बताओ, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी ड्यूड? वो रिलीज कर रहा है तो 0 हो जाएगा। ओके, एक्सीलरेशन क्या होगा? -g, क्योंकि g तो नीचे लग रहा है ना, g नेगेटिव लिया है आपने। ओके ड्यूड, अब चलो हल का बताओ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 200 मीटर पर सेकेंड। प्लस 200 ड्यूड। हाँ। एक्सीलरेशन? -g, वो तो हमेशा नीचे ही लगेगा कहीं भी हो कोई। ओके ड्यूड, ठीक है। तो ये बताओ, हल्क बुर्ज खलीफा को कब बचा पाएगा? ओके, जब उसके हाइट से ऊपर ही पकड़ ले मिसाइल को, नहीं तो टकरा जाएगा ना बाबा फिर तो। यस ड्यूड, यानी कि इसके ऊपर पकड़ना पड़ेगा हल्क को। हाँ, करेक्ट। और हल्क इसको पकड़ने के लिए s डिस्टेंस ट्रेवल किया ऊपर की तरफ। ठीक है? ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करो और बताओ s क्या होगा? यहाँ s को पॉजिटिव क्यों लिया बाबा? ड्यूड, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन की तरफ हमने पॉजिटिव डायरेक्शन कन्वेंशन। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। तो u क्या है? u है 200। ओके, एंड माइनस 10/2 5 हो जाएगा और t का स्क्वायर। ठीक है ड्यूड, तो अब मिसाइल का जर्नी को देखते हैं ड्यूड। तो ड्यूड, तुमने देखा कि हल्क s डिस्टेंस ऊपर की तरफ गया है और मिसाइल x डिस्टेंस नीचे की तरफ आई है। ठीक है? ओके। तो x की वैल्यू क्या होगी ड्यूड? डिस्टेंस अगर मुझे बताओ, x डिस्टेंस कितना होगा? x डिस्टेंस, अच्छा, पूरा 2 किलोमीटर है और यहाँ s है तो 2 - s होगा क्या? यस ड्यूड, 2 को हम SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो 2000 मीटर माइनस s। ठीक है?
ओके, तो ड्यूड इसकी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं हम? इक्वेशन आ जाएगा 2000 माइनस एस और इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, देखा ही था हमने, तो माइनस हाफ ए टी स्क्वायर जो कि हो जाएगा 5t स्क्वायर। एक गड़बड़ी करी है तुमने यहाँ ड्यूड, देखो ध्यान से। ये सब जो इक्वेशन होती है ना, जैसे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ पर s डिस्प्लेसमेंट होता है, u वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन, और हमें सब कुछ को साइन के साथ रखना होता है ड्यूड। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी तो वेक्टर क्वांटिटी है। यस, तो तुम देखो x तो नीचे की डायरेक्शन में गया है ना, हाँ मिसाइल तो नीचे जा रहा है। और हमने तो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव माना था ड्यूड। अच्छा, तो इसको हमें माइनस साइन के साथ लिखना पड़ेगा कि माइनस ऑफ 2000 माइनस एस इक्वल्स टू माइनस 5t स्क्वायर, समझे? ओके बाबा, यही मेरे से बहुत गलती होता है। यस ड्यूड, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये s माइनस 2000 हो जाएगा। हाँ ओके, ये हो गया माइनस 5t स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं ड्यूड। तो ड्यूड ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, और हमारा इक्वेशन 1 था s इक्वल्स टू 200t माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा ये हल्क वाला ना। यस ड्यूड, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से माइनस कर देते हैं, मतलब 1 माइनस 2 करते हैं। देखो क्या आएगा ड्यूड, s माइनस 2000 इक्वल्स टू 200t माइनस 5t स्क्वायर और माइनस 5t स्क्वायर। तो ये क्या होगा ड्यूड? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना बाबा। हाँ, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। ओके, तो s माइनस s क्या होगा ड्यूड? वो भी कैंसिल हो जाएगा, 0 प्लस 2000 इक्वल्स टू 20t 200t ड्यूड। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई 10 सेकेंड। 10 सेकेंड, यानी कि हमें एक चीज पता चल चुकी है कि 10 सेकेंड में हल्क इसको पकड़ लेगा, इस मिसाइल को। अब हमें ये देखना है कि 10 सेकेंड में हल्क था कहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं ड्यूड? अब ये वाले 10 सेकेंड को इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो उसका s पता चल जाएगा कितना ऊपर गया था हल्क। तो ड्यूड t आ गया 10 सेकेंड। अब हम इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, ऐसे तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट करते हैं। तो s की वैल्यू आ जाएगी s इक्वल्स टू 200 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 10 का स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी ड्यूड? तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 10 इंटू 10 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 2000 माइनस 500। तो ये आ गया 1500 मीटर। तो ये कितना किलोमीटर हुआ ड्यूड? 1.5 किलोमीटर। अब बताओ तुम ड्यूड, हल्क ने बचा लिया क्या बुर्ज खलीफा? हाँ, क्योंकि बुर्ज खलीफा का हाइट तो 0.383 किलोमीटर है। जब 1.5 किलोमीटर में पकड़ा तो उसके ऊपर जाके पकड़ लिया तो बच गया। तो ड्यूड तुम देख सकते हो, हल्क कुछ यहाँ पर 1.5 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये पकड़ चुका है इस मिसाइल को, और बुर्ज खलीफा को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया है हल्क ने। ओके बाबा। अच्छा बाबा, आपने बोला था कि साइन कन्वेंशन कैसी भी ले आंसर सेम ही आएगा, एक बार करके देखो आता है कि नहीं। ठीक है डूड, अब हम ऊपर की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेते हैं और नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं। तो ठीक है डूड, तो यहाँ पर हल्क की इक्वेशन आ जाएगी माइनस एस इक्वल्स टू माइनस 200t प्लस 5t स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे g इक्वल्स टू प्लस 10 लिखेंगे हम, क्योंकि प्लस डायरेक्शन है नीचे की तरफ। और यहाँ पर मिसाइल की इक्वेशन आ जाएगी जो कि x डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो x पॉजिटिव होगा क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, तो x इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, और x की वैल्यू आएगी लगभग आपको 2000 माइनस s। ठीक है, तो ये हो गया 5t स्क्वायर। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 माइनस 2, अगर हम 1 माइनस 2 करते हैं तब फटाफट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2000 माइनस 2000 इक्वल्स टू माइनस 200t। तो t की वैल्यू हो गई 10 सेकेंड, और अब किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं, चलो 1 में ही कर देते हैं। तो माइनस एस इक्वल्स टू माइनस 2000 प्लस 5t स्क्वायर, तो ये हो गया 500, ये हो गया माइनस 1500, एस माइनस एस इक्वल्स टू, तो एस हो गया 1500, यानी कि 1.5 किलोमीटर। तुम देख रहे हो डूड, अभी भी सेम आंसर आया है। ओके बाबा। तो अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता ही है, साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तुम्हें अच्छे से क्वेश्चंस करना है। समझ गया बाबा, मैं भी खुद से क्वेश्चन बनाऊंगा अब इसका सारा। ओके।
पता है बाबा, मैं मूवी देख रहा था जिसमें हल्क और कैप्टन अमेरिका एक दूसरे को चैलेंज करते हैं कि कौन किसको उठा के फेंक देगा। हल्क तो आराम से फेंक देता है, लेकिन कैप्टन अमेरिका जानता था कि वो हल्क को नहीं फेंक पाएगा। लेकिन फिर उसी टाइम आयरन मैन आता है। आयरन मैन बोलता है मैं अपनी फिजिक्स की मदद से तुमको ताकतवर बना दूंगा, और फिर सबको लेकर रॉकेट में वो मून में चल देता है। और फिर मून में हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका अचानक से पावरफुल होकर हल्क को फेंक देता है। अब मेरे को यहाँ समझ नहीं आ रहा बाबा, मून में ऐसा क्या हो गया जो इतना ताकतवर बन गया कैप्टन अमेरिका। इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मास एंड वेट। ड्यूड, मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ मटेरियल। जैसे कि देखो ड्यूड, ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 4 बॉल्स रखी हुई है, तो इसमें यानी कि मैटर क्या हुआ, बॉल्स। हाँ बाबा। और एक दूसरा बॉक्स है जिसका मास m2 है, इसके अंदर कितनी बॉल्स है, 15 बॉल, यानी कि इसका जो मैटर है वो एक बॉल्स है, ठीक है। ओके। तो अगर मैं इन दोनों बॉक्सेस को मून पे ले जाऊं तो क्या इसके अंदर की 4 बॉल्स चेंज हो जाएगी? नहीं, बॉल नंबर ऑफ बॉल तो सेम ही रहेंगे दोनों डब्बे में। इधर भी 15 ही रहेंगे। हाँ। तो इसका मतलब कि मैटर जो है वो तो चेंज नहीं होगा ना, क्वांटिटी ऑफ मैटर तो चेंज नहीं होगा ड्यूड। हाँ करेक्ट। और ड्यूड, अगर मैं दोनों बॉक्सेस को स्पेस में ले जाऊं तो जहाँ पर तो ग्रेविटी भी 0 है, वहाँ भी चेंज नहीं होगा ना बाबा, नंबर ऑफ बॉल तो सेम ही रहेंगे कहीं भी ले जाओ आप। इसका मतलब क्या है कि मास कांस्टेंट रहेगा क्योंकि क्वांटिटी ऑफ मैटर कांस्टेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो हम कहीं भी चले जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी चेंज नहीं होगा। एग्जैक्टली ड्यूड, मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो हमने देखा मास इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर और इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, और वेट होता है फोर्स। रुको बाबा, ये क्या कह रहे हो? अभी तो मैं देखा था कि सब मेरे दोस्त लोग बोलते हैं तेरा वेट 30 kg है, 50 kg हो, तो केजी में बोलते हैं, आप फोर्स बोल रहे हो, वेट फोर्स थोड़ी होता है। अब तुम फिजिक्स के स्टूडेंट हो ड्यूड, अब तुम फोर्स ही बोलोगे, वेट तो फोर्स होता है और उसकी एसआई यूनिट न्यूटन होती है। इसको हम अच्छे से समझते हैं अब। इसका मतलब ये कह रहे हो कि मास एंड वेट अलग अलग होता है? यस ड्यूड। देखो ड्यूड, तुम यहाँ खड़े हो अर्थ पर, तो तुम मुझे बताओ अर्थ तुम पर कितना ग्रेविटी लगाएगी? ग्रेविटी तो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, कैपिटल G इंटू अर्थ का मास और मेरा मास डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके ड्यूड, और इस वैल्यू को क्या कहते हैं ड्यूड? ये तो पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। तो फोर्स कितना आ गया? mg। यही फोर्स को हम वेट कहते हैं ड्यूड, समझे? ओके, ये हजम सा नहीं हो रहा है बाबा, क्योंकि अपन बचपन से वेट को केजी में नापते हैं, आप बोल रहे हो आप वेट फोर्स है। वो गलत है ड्यूड, वेट तो फोर्स ही है, वो तो हमारा मिसकॉन्सेप्शन है। तो ड्यूड, वेट इज अ फोर्स विथ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। और अब तो तुम्हें पता है ड्यूड, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो उसके एस यूनिट क्या होती है ड्यूड? ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। और ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या होगा ड्यूड वेट का? वेट का डायरेक्शन नीचे की तरफ। नीचे की तरफ या फिर सेंटर की तरफ? अरे हाँ, सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। यस ड्यूड। ओके, अब मेरे दोस्त पूछेंगे ना तेरा वेट 30 kg है, तो मैं उन लोगों को सुधारूंगा, बोलूंगा कि वेट फोर्स होता है। तो ये बताओ, अगर जी की वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले तो वेट की वैल्यू कितनी आएगी? वेट, मेरा वेट मास है 30 kg, इंटू 10 कर दूंगा, 300 न्यूटन आ जाएगा वेट। यस ड्यूड, और वेट को हम जनरली W से लिखते हैं। ओके। तो ड्यूड, तुम्हारा मास है 30 kg और तुम स्प्रिंग पर कितना फोर्स लगाओगे ड्यूड? फोर्स लगाऊंगा, नीचे mg लगेगा फोर्स, वही वेट जो है मेरा, तो 30 इंटू 10 हो जाएगा, 300 न्यूटन लगाऊंगा। ओके ड्यूड, यहाँ पर हम जी की वैल्यू को 10 एज्यूम कर रहे हैं। ओके, तो मेरा वेट यहाँ 300 न्यूटन हो गया ना? यस ड्यूड। अब बताओ, अगर तुम्हें स्पेस में ले जाया जाए और वहाँ पर सेम स्प्रिंग पे खड़ा कर दिया जाए, क्या तुम अब फोर्स लगाओगे इस स्प्रिंग पे? फोर्स, अगर मेरा मास है तो आपने बताया कि जो वेट होता है वो mg होता है, और यहाँ तो ग्रेविटेशनल 0 आप बोल रहे हो, तो वेट 0 आएगा, मतलब फोर्स 0, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है ड्यूड, वेट 0 हो जाता है स्पेस में। ओके, अच्छा, इसीलिए अपन वेटलेसनेस फील करते हैं, ऐसा लगता है हमारा वेट ही नहीं है, स्पेस में तैरते हैं ऐसा लगता है। हाँ ड्यूड, लेकिन जो नासा का स्पेस स्टेशन होता है उसके अंदर हमें बस फील होता है कि हमारा वेट 0 हो गया, लेकिन वहाँ एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन जो स्पेस है जहाँ पर किसी भी प्लैनेट का ग्रेविटेशनल इफेक्ट ज्यादा नहीं है, वहाँ पर वेट में एक्चुअल में 0 हो जाता है ड्यूड। और तुम देख सकते हो, तुम स्प्रिंग पर 0 फोर्स लगाओगे। ओके, तभी अर्थ में देखो स्प्रिंग एकदम दब गया था, और यहाँ दबा ही नहीं है स्प्रिंग, क्योंकि फोर्स ही नहीं लगा रहा हूँ मैं तो कोई। यस ड्यूड। अच्छा, वो सब तो ठीक है बाबा, मेरा वेट मून में कितना होगा ये बताओ जरा। ठीक है ड्यूड, चलो तुम्हारा वेट
ऑन मून मान लेते हैं W1 है, तो W1 को हम m G1 लिख सकते हैं ड्यूड। यहाँ पे G1 है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, ओके। ओके। और वेट ऑन अर्थ क्या होता है ड्यूड? mg। हाँ। अच्छा, तो अब हम डिवाइड करते हैं इन दोनों को, W1 अपॉन W इक्वल्स टू G1 अपॉन G। हाँ। और G1 को हम क्या लिख सकते हैं ड्यूड? जी मास ऑफ मून, यस। और नीचे हो जाएगा रेडियस ऑफ मून। ओके, तो तुम समझ चुके हो। और स्मॉल जी तो हमें पता ही है। हाँ जी, मास ऑफ अर्थ और हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ड्यूड, तो अब हम डिवाइड कर देते हैं, तो W1 अपॉन W इक्वल्स टू कैपिटल G मास ऑफ मून डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, ओके, ओके। इनटू रेडियस ऑफ अर्थ डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मून। और यहाँ पर एक G भी आ जाएगा, कैपिटल G। हाँ, वो तो कैंसिल हो जाएगा ना बाबा फिर। यस ड्यूड, तो यहाँ पर वेट 1 अपॉन वेट यानी कि वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू क्या हो गया? ठीक है ड्यूड, अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मास ऑफ मून हो गया 7.36 इंटू 10⁻22 kg। रेडियस ऑफ अर्थ यहाँ पर पुट कर दिया हमने, मास ऑफ अर्थ यहाँ और रेडियस ऑफ मून इधर। तो इसको कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आती है वेट 1 अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 0.165 के अप्रॉक्स, जो कि नियरली इक्वल होता है 1/6 के ड्यूड। हमने क्या देखा ड्यूड? वेट ऑन मून अपॉन वेट ऑन अर्थ इक्वल्स टू 1/6। इसका मतलब वेट ऑन मून इक्वल्स टू वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो मून में 6 गुना हल्का हो जाएंगे अपन। यस ड्यूड, मास कितना हो जाएगा अगर तुम 30 kg के थे तो? मास तो सेम ही रहेगा बाबा। समझ गए तुम? तो वेट कितना हो जाएगा ड्यूड तुम्हारा? वेट हो जाएगा सिर्फ 300 डिवाइडेड बाय 6, मतलब 50 न्यूटन। और तुम इस स्प्रिंग को कितना कंप्रेस कर पाओगे, कम या ज्यादा अर्थ के कंपैरिजन में? अर्थ के कंपैरिजन में कम करूंगा ना बाबा, क्योंकि फोर्स कम लगा रहा हूँ। यस ड्यूड। इसका मतलब एकदम हल्का महसूस करूंगा वहाँ। यस ड्यूड, और तुम अगर जंप करोगे ना तो तुम थोड़ी ज्यादा देर हवा में रहोगे एज कम्पेयर टू अर्थ। हाँ, एस्ट्रोनॉट भी वहाँ हल्का महसूस करते होंगे ऐसे में तो। बहुत मजे लेते हैं एस्ट्रोनॉट वहाँ पे। अब हम वेरिएशन इन वेट ऑन अर्थ समझ लेते हैं। हमने एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में पढ़ा था कि स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। वहाँ पे कैपिटल M होता है मास ऑफ अर्थ और कैपिटल R होता है रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन अर्थ परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है। अर्थ का शेप एक जॉइड जैसा होता है, जो कि ओवल जैसा होता है बेसिकली। तो जहाँ पर रेडियस एट पोल और रेडियस एट इक्वेटर अलग अलग आती है। तो ड्यूड, रेडियस एट पोल इज लेस देन रेडियस एट इक्वेटर। तो तुम बताओ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ ज्यादा आएगी? जहाँ रेडियस कम होगा बाबा, इसका मतलब पोल पे ज्यादा आएगा। अच्छा, तो वेट कहाँ ज्यादा आएगा ड्यूड? जहाँ ग्रेविटी ज्यादा होगा, इसका मतलब पोल पे। ओके, ऐसा बोला करो, जहाँ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा होगा तो वेट एट पोल ग्रेटर देन। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं पोल पे जाऊंगा तो मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ जाएगा इक्वेटर से। यस ड्यूड। ये बहुत तगड़ी चीज बताई बाबा आपने। ड्यूड, तुम्हें पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट? जब हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं ना, तो हम कोशिश करते हैं कि हम इक्वेटर से करें, क्योंकि वहाँ पे वेट कम होगा तो हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी ऊपर की तरफ। ओके, तो अब हम रिवाइज कर लेते हैं। मास और वेट के बीच का डिफरेंस हमने देख लिया, और हमने ये भी देखा वेट ऑन मून इक्वल्स टू 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ। और ग्रेविटी का भी हमने देखा कि बाबा ये सब तो ठीक है, ये सब पढ़ लूंगा मैं, लेकिन ये 4th पॉइंट जो लिखा है वेट बिकम्स 0 एट सेंटर ऑफ अर्थ, इसका क्या मतलब है? ओके ड्यूड, तो अब हम समझते हैं। वेट होता है mg और g की वैल्यू होती है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ओके। हाँ, तुमको मैं एक चीज बताता हूँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है ड्यूड। तो मास क्या होगा ड्यूड? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहाँ पर ये कैपिटल M है ड्यूड, ये मास ऑफ अर्थ है, ओके। ओके, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है ड्यूड? 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई r क्यूब। अब हम कैपिटल M की जगह यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आएगा m स्मॉल m कैपिटल G अपॉन R स्क्वायर इंटू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। अब बताओ R स्क्वायर से R क्यूब को कैंसिल कर दूं? कर दो, तो सिर्फ R बचेगा ऊपर। हाँ। अब बताओ एक बात और, जैसे जैसे मैं नीचे आते जाऊंगा और सेंटर पे पहुंच जाऊंगा तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना बचा? अब सेंटर पे तो 0 हो जाएगा ना बाबा। तो ये देखो तुम्हारा वेट 0 हो गया है। इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेंटर पे 0 हो जाएगा? यस ड्यूड। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है बाबा। तो ड्यूड, अब समझ आया कैप्टन अमेरिका मून पर कैसे हल को फेंक पाया?
हाँ वाह वाह, मैं सोचा थी कि कैप्टन अमेरिका ताकतवर हो गया, जबकि उल्टा हल्क हल्का हो गया मून में, उसका 6 गुना हल्का हो गया, इसलिए आराम से उसने फेंक दिया। यस ड्यूड,